हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने तर्कसंगत अनुमान लॉजिकल इन्फ्रेंस के नियमों पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसी यूनिट का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, परमात्रक क्वांटिफायर्स। कुछ विशेष प्रकार के कथन होते हैं जिनमें मात्रा बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मात्रा बताने वाले शब्द हैं, इन विशेष कथनों के क्या कहलाते हैं? परमात्रक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, परमात्रक क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? विशेष कथनों में मात्रा या परिमाण क्वांटिटी को व्यक्त करने वाले शब्द जैसे सभी, प्रत्येक, कुछ, कोई भी नहीं, केवल एक आदि उपस्थित हैं, तो ऐसे शब्द इन कथनों में परमात्रक कहलाते हैं। परमात्रक किसी निश्चित गुण धर्म का पालन करने वाली वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है सभी प्राणी नश्वर हैं। तो इस एग्जाम्पल में सभी है, ये एक परमात्रक है और ये परमात्रक है सभी। ये निश्चित गुण धर्म प्राणी नश्वर हैं, इनका पालन करने वाली वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसमें प्रत्येक है वो परमात्रक है और एक निश्चित गुण धर्म क्या है? प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, इनका पालन करने वाली वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है कुछ व्यक्तियों की आंखें नीली होती हैं। तो यहाँ कुछ शब्द है, ये परमात्रक है और एक निश्चित गुण धर्म क्या है? व्यक्तियों की आंखें नीली होती हैं, इन वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहा है। चौथा एग्जाम्पल है कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। कोई भी यहाँ एक परमात्रक है और एक निश्चित गुण धर्म क्या है? प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो इनकी वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहा है। पांचवा एग्जाम्पल है अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में केवल एक अभाज्य संख्या सम होती है। तो इसमें केवल एक है, ये परमात्रक है और एक निश्चित गुण धर्म अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में एक ही संख्या है, वो क्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। तो ये परमात्रक है, केवल एक, ये निश्चित गुण धर्म का पालन करने वाली वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहा है। आगे देखिए, तार्किक कथनों की वैधता का निरीक्षण करने के लिए कथन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? विषय सब्जेक्ट, दूसरा भाग है विधेय प्रेडिकेट। तो जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ हम क्वांटिफायर्स में कथनों के लिए दो पार्ट देखेंगे। पहला है विषय सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो तो कहलाता है विषय सब्जेक्ट। और विधेय प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है अमित जयपुर का निवासी है। इसमें अमित है, ये विषय है। कैसे है ये? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, तो वाक्य में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? अमित के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वाक्य का वह भाग जो विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो अमित वह जयपुर का निवासी है, तो ये हमारा विधेय हो गया। उपयुक्त वाक्य में यदि जयपुर का निवासी है को पी तथा का निवासी है को क्यों द्वारा निरूपित करें, तब पी तथा क्यों है दोनों ही विधेय प्रतीक प्रेडिकेट सिंबल कहलाते हैं। जो जयपुर का निवासी है इसको हमने विधेय लिया है, इसे हम पी से निरूपित कर रहे हैं। का निवासी है इसे क्यू से निरूपित कर रहे हैं। ये दोनों ही विधेय के भाग हैं, तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पी और क्यू को विधेय प्रतीक प्रेडिकेट सिंबल। वाक्य एक्स जयपुर का निवासी है तथा एक्स वाई का निवासी है। तो इसमें जयपुर का निवासी है, इसे हम विधेय ले रहे हैं, इसे पी से निरूपित कर रहे हैं। तो ये पूरा वाक्य है, इसे हम किससे निरूपित करेंगे? पी एक्स से। और वाई का निवासी है, इसे हम निरूपित कर रहे हैं क्यू से, और इसमें वाई चर आ रहा है तो इसे क्यू वाई से निरूपित कर रहे हैं। तो इस पूरे वाक्य को किससे निरूपित करेंगे? क्यू एक्स वाई से। को क्रम से पी एक्स तथा क्यू एक्स वाई द्वारा निरूपित किया जाता है, जहाँ x तथा y है वो विधेय चर प्रेडिकेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बातें नोट लगा के लिखी हैं। तो फर्स्ट नोट देखिए, परमात्रिक क्वांटिफाइड तथा विधेय प्रेडिकेट कथनों के प्रतीकात्मक विश्लेषण को विधेय कलन प्रेडिकेट कैलकुलस कहते हैं। जो क्वांटिफायर्स हैं और जो प्रेडिकेट हैं विधेय, इनके प्रतीकात्मक विश्लेषण को तो विधेय कलन कहेंगे, और साधारण और मिश्र कथनों के प्रतीकात्मक विश्लेषण को क्या कहेंगे? साध्य कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। थर्ड नोट है विधेयों को साध्य फलन या मुक्त खुला वाक्य भी कहते हैं। हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग में बात की थी, जब हम साध्य या कथनों के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि खुला वाक्य किसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि पी एक्स कोई विधेय है जिसके निर्धारक चर x का प्रांत
समुच्चय D है तब समुच्चय x बिलोंग्स टू D सच दैट Px सत्य है को विधेय Px का सत्य मान समुच्चय ट्रुथ सेट कहते हैं। जैसे हमने यूनिट के स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी कथन के सत्य अथवा असत्य होने के मान को हम क्या बोलते हैं, सत्यता मान। वैसे ही x बिलोंग्स टू D के लिए अगर Px सत्य होगा तो जो ये सेट है ये Px का क्या कहलाएगा, सत्य मान समुच्चय ट्रुथ सेट कहलाएगा। अब देखते हैं परमात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। परमात्रक है वो दो प्रकार के होते हैं, सार्वत्रिक परमात्रक और अस्तित्व परमात्रक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक परमात्रक, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रतीक फॉर ऑल जो सभी के लिए फॉर ऑल अथवा प्रत्येक के लिए फॉर एवरी निरूपित करता है, सार्वत्रिक परमात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल है, सभी सेब लाल हैं, तो यहाँ हम सेब को x से निरूपित करें और सार्वत्रिक परमात्रक फॉर ऑल का प्रयोग करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल किस रूप में बनेगा, सभी x के लिए x लाल है। तो इसे सार्वत्रिक परमात्रक फॉर ऑल का प्रयोग करके प्रतीक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x लाल है। s यहाँ क्या है, सभी सेबों का समुच्चय है, या इसे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s Px। Px क्या है, x लाल है और s है सभी सेबों का समुच्चय है जहाँ x हमारा बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सार्वत्रिक परकथन, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यदि Px एक विधेय है तथा चर x का प्रांत D है तब कथन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D Px एक सार्वत्रिक परकथन कहलाता है। सार्वत्रिक कथन है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D Px, ये सत्य कब होगा, यदि और केवल यदि सभी x बिलोंग्स टू D के लिए Px सत्य है। जब सभी x के लिए Px सत्य है तब तो ये सार्वत्रिक पर कथन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D Px, ये सत्य होगा। और अगर ये Px है सब किसी एक के लिए, कम से कम एक x बिलोंग्स टू D के लिए असत्य हो जाएगा तब ये सार्वत्रिक पर कथन है, असत्य कहलाएगा। तो ये सार्वत्रिक पर कथन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D Px असत्य कब कहलाएगा, यदि और केवल यदि कम से कम एक x बिलोंग्स टू D के लिए क्या हो जाए, ये Px असत्य हो जाए और सभी के लिए Px सत्य हो जाए तब तो ये सत्य कहलाएगा। और किसी एक x के लिए असत्य हो जाए Px तब ये सार्वत्रिक पर कथन है, ये असत्य कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सार्वत्रिक पर कथन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n Px, जहाँ Px सच दैट x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सार्वत्रिक पर कथन दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n Px है, हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। x किससे बिलोंग कर रहा है, n में, तो n क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यदि जो ये Px है हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें x की जगह हम 1 2 3 लें तो ये कथन क्या रहेगा, असत्य रहेगा। क्यों रहेगा, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 बनेगा, 3 ग्रेटर देन 5 जो कि क्या है, असत्य है। अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 बनेगा और ग्रेटर देन 5 ये भी असत्य रहेगा। और x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 प्लस 2 5 बनेगा, 5 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो ये कथन है असत्य रहेगा। तो ये कथन है ये 3 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए क्या रहेगा, असत्य रहेगा। तो हम d इक्वल टू सेट ले रहे हैं 4 5 6 से बड़ी संख्याओं का, तो ये कथन है प्रांत d 4 5 6 से बड़ी संख्याओं का सेट ले रहे हैं के लिए Px क्या होगा, सत्य होगा। अर्थात तो हम इसे डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, x है हमारे यहाँ D से बिलोंग करेगा और Px हमारा क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, तो इसके लिए क्या होगा, ये सार्वत्रिक पर कथन होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सार्वत्रिक सप्रतिबंध पर कथन, यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट। P इम्प्लाइज Q प्रकार के कथन होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, यदि Px तो Qx, इस प्रकार के कथन होंगे वो क्या कहलाएंगे, सार्वत्रिक सप्रतिबंध पर कथन। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यदि x ग्रेटर देन 4 तब x स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ये है सार्वत्रिक सप्रतिबंध कथन का एग्जाम्पल है। अब हम क्वांटिफायर का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, अस्तित्व परमात्रक, एग्जिस्ट क्वांटिफायर। इसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। प्रतीक जिसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, जो
का अस्तित्व है, देयर एग्जिस्ट, या एक, यहाँ बोल देंगे एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है या एक ऐसा अवयव उपस्थित है, को निरूपित करता है, अस्तित्व प्रमात्रक कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स सम होती हैं, तो कुछ एक के लिए अस्तित्व प्रमात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है, अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, तो इसमें हम अभाज्य संख्या को x से निरूपित करें तो हमारे पास वाक्य किस प्रकार से बनेगा। यदि अभाज्य संख्या को x से निरूपित करें तब वाक्य निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, एक x इस प्रकार है कि x सम है। तो अब हम अस्तित्व प्रमात्रक देयर एग्जिस्ट का प्रयोग करके इसे प्रतीक रूप में लिख रहे हैं। तो प्रतीक रूप में कैसे लिखा जाएगा ये, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एस सच दैट x सम है, और x सम है इसको हम विधेय ले रहे हैं, px से डिनोट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू एस सच दैट px, जहाँ s है ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है और px क्या लिया हमने, x सम है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, अस्तित्ववान पर कथन एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। यदि px विधेय है तथा चर x का प्रांत d है तब कथन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px, ये क्या कहलाएगा, अस्तित्ववान पर कथन। तो अस्तित्ववान पर कथन सत्य कब कहलाएगा, यदि और केवल यदि विधेय px कम से कम एक x बिलोंग्स टू d के लिए सत्य हो, तथा असत्य कब होगा, यदि और केवल यदि सभी x बिलोंग्स टू d के लिए px असत्य हो। तो अस्तित्ववान पर कथन है, ये सत्य कब होगा, x है इसका प्रांत क्या है, d है, तो x d में से आ रहा है, तो हमारे पास कम से कम एक x ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए px है वो सत्य हो, कम से कम एक x के लिए, तब ये अस्तित्ववान पर कथन है ये हमारा सत्य हो जाएगा। लेकिन ये असत्य कब होगा, जब हमें सभी x बिलोंग्स टू d के लिए ये px असत्य मिल जाए। सभी x बिलोंग्स टू d के लिए असत्य रहेगा तब तो ये अस्तित्ववान पर कथन है ये असत्य होगा, और यदि कम से कम एक x के लिए हमें ये सत्य मिल जाए px, तो ये अस्तित्ववान पर कथन है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px है, ये सत्य कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अस्तित्ववान पर कथन दिया गया है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट px, x है ये, इसका डोमेन क्या ले रहे हैं हम, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और px को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, x प्लस 3 लेस देन 9। तो यहाँ देखिए, अगर हम x की जगह 1 2 3 4 5 लें तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि x की जगह 1 लेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 9, और x की जगह 2 लें तो ये 5 बनेगा, 5 है वो भी लेस देन है 9 से, और 3 लें तब भी ये 3 प्लस 3 6 रहेगा, और 6 भी लेस देन है 9 से, 4 लेंगे तब 7 लेस देन 9 तब भी ये सत्य होगा, और जब हम 5 लेंगे तो ये 8 बनेगा ये, तो 8 लेस देन 9 तब भी सत्य होगा। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए तो ये कथन है px ये सत्य रहेगा, और जो 5 से बड़ी संख्याएं हैं उनके लिए क्या रहेगा, असत्य रहेगा। तो अस्तित्ववान पर कथन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका प्रांत हम d लें, और d में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, इनके लिए हमारा px सत्य रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px, जहाँ px है वो x प्लस 3 लेस देन 9 है, और d है 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स का सेट है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, परमात्रक का निषेध, नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। अभी हमने दो प्रकार के क्वांटिफायर पढ़े हैं, सार्वत्रिक और अस्तित्व, तो हम इनका नेगेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सार्वत्रिक कथन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d px, इसका निषेध है वो क्या होगा, ये सार्वत्रिक कथन है तो इसका निषेध, इसको नेगेशन लगा के लिख देंगे, तो नेगेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d px है, ये किसके इक्वल होगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट नेगेशन ऑफ px। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d px है, ये इक्विवेलेंट रहेगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट नेगेशन ऑफ px। इसी प्रकार हम अस्तित्ववान कथन का निषेध देखें तो क्या होगा, तो अस्तित्ववान कथन को किससे डिनोट किया जाता है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px। तो इसका हम नेगेशन लेंगे तो नेगेशन लगाएंगे, तो नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px है, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d नेगेशन ऑफ px। तो सार्वत्रिक कथन है उसका नेगेशन लेंगे
तो फॉर ऑल है वो देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जाएगा, और देयर एग्जिस्ट है जो अस्तित्ववान कथन है वो उसका नेगेशन लेंगे तो वो फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा। उपयुक्त दोनों गुण धर्म परमात्रकों के निषेध के लिए डी मॉर्गन का नियम कहलाते हैं। तो ये दोनों ही हैं, ये डी मॉर्गन नियम है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं परमात्रकों के निषेध का। हमें कथन दिया हुआ है सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या हैं, तो हमें इसका निषेध निकालना है। जो हमें कथन दिया हुआ है सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या हैं, इसको हम सत्य मानकर चलें तो इसका निषेध है वो क्या होगा, असत्य होगा। यह असत्य है कि सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, अर्थात कुछ अभाज्य संख्या इस प्रकार से हैं कि वह विषम नहीं है। तो हम अस्तित्ववान कथन लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, कुछ अभाज्य संख्या इस प्रकार से है कि वह विषम है। तो इसका अस्तित्ववान पर कथन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px क्या है, जो अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो इसका निषेध निकाल रहे हैं, तो इसका निषेध निकालेंगे तो हमारे पास इसका निषेध आएगा। तो नेगेशन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू d सच दैट px, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, देयर एग्जिस्ट है उसका नेगेशन है वो फॉर ऑल में चेंज हो जाता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d नेगेशन ऑफ px क्या था कि अभाज्य संख्या है वो विषम है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि अभाज्य संख्या विषम नहीं है। तो जो हमने कथन लेके चले थे उसको हमने प्रतीकात्मक रूप में लिख दिया है कि सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या हैं। अब हम डी मॉर्गन नियम देख रहे हैं। फर्स्ट है नेगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s px है, ये इक्विवेलेंट होगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट नेगेशन ऑफ px। सेकेंड है नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट px, ये इक्विवेलेंट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s नेगेशन px, जो कि हम परमात्रकों के निषेध में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए सार्वत्रिक सहप्रतिबंध पर कथन का निषेध, नेगेशन ऑफ ए यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमने सार्वत्रिक सहप्रतिबंध कथन भी देखे थे, कौन से होते हैं, जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यदि px देन qx। तो इनका हम नेगेशन निकाल रहे हैं, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x px इम्प्लाइज qx, ये इक्विवेलेंट होगा फॉर ऑल है उसका नेगेशन देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट नेगेशन ऑफ px इम्प्लाइज qx। तो हम जानते हैं कि नेगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q है, ये इक्विवेलेंट होता है p एंड नेगेशन q के। तो यहाँ पे नेगेशन px इम्प्लाइज qx है, इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, px एंड नेगेशन ऑफ qx। तो यहाँ हमारा ये था नेगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s px इम्प्लाइज qx है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट px एंड नेगेशन ऑफ qx। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, सार्वत्रिक मॉड्यूस पोनेनस नियम। तर्क संगत अनुमान हैं, उनमें भी हमने मॉड्यूस पोनेनस नियम पढ़ा था। उसमें क्या था, p इम्प्लाइज q है, ये सत्य है, तथा p है कथन वो भी सत्य है। तो जो हमारा इन्फ्रेंस आता था q वो भी क्या होता था, सत्य होता था और वैलिड होता था। तो सार्वत्रिक मॉड्यूस पोनेनस नियम है, इसमें सार्वत्रिक सहप्रतिबंध कथन लेंगे, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट ले रहे थे तो इसमें यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट लेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d यदि px तब qx, और एक स्टेटमेंट ले रहे थे p, तो तथा पर कथन x इक्वल टू a के लिए pa, यहाँ जो x आ रहा है उसकी जगह हम a पुट कर रहे हैं। तो हमारा इन्फ्रेंस है वो क्या आता था, क्यों आता था, तो यहाँ इन्फ्रेंस क्या आएगा, क्यों a, ये क्या होगा, वैलिड होगा। इसी प्रकार है सार्वत्रिक मॉड्यूस टोलेनस नियम। तो उनमें लॉजिकल इन्फ्रेंस में हमने क्या पढ़ा था, p इम्प्लाइज q एंड नेगेशन q, ये दोनों सत्य हैं, तो इसका इन्फ्रेंस है नेगेशन p वो सत्य और वैलिड होता था। वैसे ही यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। सार्वत्रिक सहप्रतिबंध पर कथन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d यदि px तब qx, और क्या ले रहे हैं, नेगेशन q। पर कथन x इक्वल टू a के लिए नेगेशन qa ले रहे हैं, तो हमारे पास इन्फ्रेंस है वो आएगा नेगेशन p यानी कि नेगेशन pa। अब इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। पहला एग्जाम्पल है
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n यदि x ग्रेटर देन 4 तब x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 तथा x इक्वल टू 5 अतः 25 है, ये ग्रेटर देन होगा 16। तो ये जो हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n यदि px तब qx, ये हमारा दिया हुआ है यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये हमारे पास दिया हुआ है pa। x की जगह हम a ले रहे थे, तो यहाँ क्या ले रहे हैं, a की जगह 5 ले रहे हैं, तो इन्फ्रेंस आ रहा है वो 25 ग्रेटर देन 16 होगा। ये वैलिड होगा या नहीं, ये देखना है हमें। तो माना px हमारा क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4 और qx क्या हो गया, x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 और x इक्वल टू a की जगह हम क्या ले रहे हैं 5, तो a इक्वल टू 5 हो गए। तो इसके लिए pa क्या आएगा, a की जगह 5 पुट कर रहे हैं और px हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन 4, x की जगह a पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू 5 है, तो pa क्या बनेगा 5 ग्रेटर देन 4। तो मॉड्यूस पोनेनस नियम से हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n यदि px तब qx, और px और qx की वैल्यू हमारे पास ये हैं x ग्रेटर देन 4 और x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 और pa क्या है तथा x इक्वल टू a की जगह 5 के लिए p5 अर्थात 5 ग्रेटर देन 4 है। तो जो इन्फ्रेंस आएगा ये दे रखा है 25 ग्रेटर देन 16, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, जो x स्क्वायर है इसकी जगह हम a इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं, तो 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 16, तो 25 ग्रेटर देन 16, ये जो अनुमान है ये क्या है वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, यदि देश के सभी नागरिक मेहनती हैं तो सभी नागरिक धनवान होंगे तथा मोहन धनवान नहीं है अतः मोहन मेहनती नहीं है। तो हमें यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें px क्या लेंगे, x मेहनती है, x क्या है जो नागरिक हैं उनको हमने x लिया है, और d क्या होगा जिनमें से x बिलोंग कर रहा है, देश के सभी नागरिक हैं उनका समुच्चय d हो जाएगा और x हैं देश के नागरिक, तो हम px स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें px क्या लेंगे, x मेहनती है और qx है x धनवान है, और हमें ये दिया हुआ है मोहन धनवान नहीं है, तो ये नेगेशन किसका है, मोहन धनवान है का। तो हमें यहाँ एक x की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, तो x इक्वल टू a मोहन हो गया। तो इसके लिए हमें क्या दिया है, नेगेशन क्यों दिया हुआ है कि मोहन धनवान है, तो इसका नेगेशन लेंगे तो मोहन धनवान नहीं है। तो ये किस प्रकार का नियम हो गया, मॉड्यूस टोलेनस नियम। तो इससे हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d यदि px तब qx, और px और qx इनकी वैल्यू ये है, x मेहनती है और x धनवान है, और नेगेशन क्यों है उसको हम क्या लिख रहे हैं, x इक्वल टू a हमने यहाँ क्या लिया है, देश का एक नागरिक मोहन लिया है, मोहन के लिए नेगेशन क्यों a, तो नेगेशन क्यों a क्या है, मोहन धनवान नहीं है, तो इसका इन्फ्रेंस आ रहा है मोहन मेहनती नहीं है, यानी कि नेगेशन ऑफ pa आ रहा है कि मोहन मेहनती नहीं है। तो ये क्या होगा, कथन क्या है, वैलिड है मॉड्यूस टोलेनस नियम से। नेक्स्ट क्लास में इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।